ऑडियो क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ऑडियो क्लियर है? एक बार कमेंट। ठीक है जी, ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले वही केवल 1 मिनट का समय लूंगा आप सभी लोगों का, जिसमें एक प्रॉपर गाइडेंस आपको दे दूं, जो कि ज़रूरी है आपके 10 में से 10 नंबर पक्के करने के। ठीक है, तो 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, क्लास में मैं जितनी थ्योरी आपको कराऊं ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा थ्योरी आपको कहीं भी किसी किताब से, पीडीएफ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी है ना। इसके अलावा आपको जो करना है वो ये कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस साथ के साथ करते रहना है, क्योंकि देखो, आपने शायद पहले कंप्यूटर कभी ना पढ़ा हो, तो एकदम से चुटकी बजाते ही कंप्यूटर दिमाग में नहीं बैठता है, धीरे धीरे ही आता है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आ जाएगा। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करिए, मेरा यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, वहां पर मैं दो चीज़ों के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। एक तो कम्युनिटी वाला सेक्शन है, वहां पर मैं क्वेश्चन डालता हूँ, आप उनके आंसर दीजिए, आपको सेम वही फीलिंग आएगी कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं। इसके अलावा फिर एक प्लेलिस्ट है, एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। उसमें जितनी भी क्लासेस हैं और आगे जितनी क्लासेस आए उन सभी को आप देखते रहिए, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। अगर आप ये कहते हैं कि हमें सर जो एमसीक्यू आप यूट्यूब पर प्रैक्टिस करा रहे हो इसकी पीडीएफ फाइल दे देंगे, तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहां पर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस की पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी, जिनको आप डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई मेरे इन दोनों यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल से, ऑफिशियल चैनल से नहीं जुड़ पा रहा है, तो आप सीधे मुझे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप किसी पर भी अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर देना, मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे जिनसे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। तो 1 मिनट समाप्त हुआ, तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और आज के इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देता हूं मैं, 16 अक्टूबर 2024, यानी 16 अक्टूबर 2024 आज की तारीख है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि लास्ट क्लास है ना, मेरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से लास्ट मैंने फिर क्लास को कैंसिल करा दिया था। ठीक है, तो वैसे तो क्लासेस है ना आपकी कैंसिल नहीं होंगी, वो तो कोई ऑफिशियल छुट्टी पड़ेगी तब है ना ऑफ होगी, वरना कभी अगर मेडिकल इमरजेंसी है उस वजह से क्लास को ऑफ कराना पड़ सकता है, वरना जैसा कि शेड्यूल है मंडे टू फ्राइडे वही क्लासेस आपकी चलेंगी। ठीक है, तो देखिए, लास्ट क्लास में ना हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप सभी लोगों को कि अगर आप बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला चैप्टर कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, यानी कि कंप्यूटर की संरचना ही आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी से ही बेसिकली हमें समझ में आता है कि अगर हमारे सामने कोई कंप्यूटर रखा हुआ है तो वो बेसिकली है क्या और कैसे काम कर रहा है। ठीक है जी, मैंने आपको बताया कि अगर हमारे सामने कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर रखा हुआ है, यानी कि टेबल पर परमानेंट रखा हुआ कंप्यूटर है ना, तो उसको या तो हम मदरबोर्ड कह देते हैं या फिर उसको पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से बोल देते हैं। तो अब है ना, हम बेसिकली मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे हुए थे उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है, हिंदी में जिनको हार्डवेयर घटक कहा जाता है। तो कौन कौन से है ना घटक लगे हुए हैं कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये मैं आपको बता रहा था, जिसमें आई थिंक जहां तक मुझे याद है मैंने डी रैम तक आपको बता दिया था, है ना। तो एक बार फिर से मैं वही डायग्राम आप सभी लोगों को दिखाना चाहूंगा और आगे डिस्कशन करते हैं। जो भी डाउट हो आप मेरे से पूछते जाना। देखो, ये वाला डायग्राम हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक। तो इसमें डी रैम मेमोरी स्लॉट, ठीक है,
देखिए एक बच्चे का कमेंट मैं पढ़ना चाहूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। मोहिनी ने लिखा है सर ट्रैफिक रूल्स की क्लास क्यों नहीं हो रही है? इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। ट्रैफिक रूल्स आपको कौन पढ़ाएगा, कौन पढ़ाने वाला है, ये कोई मेरे को जानकारी नहीं है। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत हुआ करे तो आप है ना हेल्पलाइन से बात कर लिया करिए। हेल्पलाइन नंबर आपको पता होना चाहिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ जो मुझे पता है। केरविल का हेल्पलाइन नंबर शायद एक ही है, 7082189797। बाकी आप है ना केरविल के एप्लीकेशन में जब अंदर जाएंगे तो भी वहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। तो अगर है ना मतलब आपको कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, जैसे कोई क्लास नहीं चल रही है या कोई इश्यू आ रहा है आपकी एप्लीकेशन में या आपके बैच में, तो आप हेल्पलाइन से बात कर लिया करिए, ठीक है। चलो, तो डी रैम मेमोरी स्लॉट तक है ना मैंने आपको समझा दिया था। अब आगे एक और पॉइंट आता है 20 पिन ATX पावर कनेक्टर। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं 20 और ऑब्लिक में 24 भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और आगे लिखा हुआ पिंस ATX पावर कनेक्टर। अब इसका क्या मीनिंग होता है, देखो समझिए इस बात को। बेसिकली है ना हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड का नाम, मतलब इसके भी है ना कई सारे टाइप होते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में आज के डेट में जो मदरबोर्ड लगा होता है उसे ATX मदरबोर्ड के नाम से बोला जाता है। वैसे और भी पहले मदरबोर्ड हुआ करते थे, और भी कई तरीके के मदरबोर्ड आज भी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड लगा हुआ है उसका नाम ATX होता है, वरना इससे पहले कुछ मदरबोर्ड बने उनका नाम AT होता था। केवल AT का फुल फॉर्म होता था एडवांस टेक्नोलॉजी। इसके अलावा और भी आज मदरबोर्ड होते हैं जैसे BTX के नाम से, जिसे बैलेंस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड कहा जाता है। ITX नाम से भी मदरबोर्ड होता है जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड कहते हैं। WTX के नाम से भी मदरबोर्ड होता है जिसे वर्क स्टेशन एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड के नाम से बोला जाता है। तो इतने सारे मदरबोर्ड के नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। केवल इतना ध्यान रखना कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड लगा हुआ है उसे ATX के नाम से बोला जाता है। और ATX की फुल फॉर्म होती है बेटा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड के नाम से। सपोज दैट कि आपके एग्जाम में ही ये क्वेश्चन पूछा जाए कि है ना ATX का फुल फॉर्म बताइए, या ATX क्या होता है, या ATX किससे संबंधित होता है, तो आंसर होगा मदरबोर्ड से संबंधित। ये शब्द है, मदरबोर्ड का एक टाइप है जिसकी फुल फॉर्म एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड होती है, ठीक है। अब इसमें 20 और 24 पिन का क्या मतलब है? देखो 20 और 24 पिन का मतलब ये होता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी शायद आपको मोबाइल फोन के चार्जर का एक एग्जांपल समझाया था, एक बार मैं फिर से भी आपको समझा देता हूं। देखो ये हमारे पास मोबाइल फोन का चार्जर है, ठीक। अब इस चार्जर में ये वाला पार्ट तो कहलाता है एडेप्टर, या इसे चार्जर बोल देते हैं, और ये कहलाती है USB केबल, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस केबल। तो जो ये वाला पार्ट इस चार्जर या एडेप्टर में हम लगाते हैं ना, इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो अंदर की तरफ आपको 4 पिन दिखाई देंगी। ऐसे देखना 1 2 3 4, और ऐसे ही है ना इस चार्जर या एडेप्टर में देखना 1 2 3 4 4 पिन आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो जब आप इस USB केबल यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस केबल को इस चार्जर या एडेप्टर में यहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली ये 4 पिन, ये वाली इस 4 पिन के साथ जुड़ जाती हैं, और तब जाके जो बिजली के बोर्ड से करंट लेता है ये चार्जर या एडेप्टर, उसे फ्लो करना शुरू करता है मोबाइल फोन की तरफ। तो इसी तरीके से मोबाइल फोन में ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंच पाता है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग हमें ये समझ में आया कि अगर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पिन का कॉन्सेप्ट होता है जिनके थ्रू डेटा को या सिग्नल को ट्रांसफर किया जाता है। तो जिस तरीके से मोबाइल फोन के चार्जर में 4 पिन का कॉन्सेप्ट होता है, उसी तरीके से मोबाइल ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड के केस में 20 या 24, मतलब पहले 20 पिन का और अभी रिसेंटली 24 पिन का एक पावर कनेक्टर आता है जिसके थ्रू कंप्यूटर के मदरबोर्ड को बिजली पावर सप्लाई दी जाती है। अब इस बात को आप ऐसे समझ लो कि ये जो आपको बड़ा सा डायग्राम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर मदरबोर्ड का, इस पूरे मदरबोर्ड को चलाने के लिए बिजली पावर सप्लाई चाहिए या नहीं? बिल्कुल चाहिए। तो बिजली पावर सप्लाई इसे अगर चाहिए तो कहीं ना कहीं से तो देनी पड़ेगी। तो वो बिजली पावर सप्लाई देनी पड़ती है हमको पावर कनेक्टर से, जिसको ATX पावर कनेक्टर कहा जाता है।
ये बात समझ में आ गई या नहीं? तो सिंपल सा ये बात ध्यान रखनी है आपको कि 20 या 24 पिन का मतलब ये है कि पहले 20 पिन वाला पावर कनेक्टर आता था, अभी 24 पिन वाला पावर कनेक्टर आता है जिसको ATX पावर कनेक्टर के नाम से भी बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देता है, बिजली की पावर सप्लाई देता है। ये बात समझ में आ गई या नहीं? अब देखो यार, ये मतलब क्या बोलूं यार मैं, देखो काजल ने कमेंट लिखा है, सर करंट अफेयर की क्लास यूट्यूब पर होगी या नहीं। अरे मुझे क्या पता करंट अफेयर कौन पढ़ा रहा है, करंट अफेयर की क्लास कौन लेगा, मुझे क्या पता इसके बारे में। जो समझा रहा हूँ वो तो समझ नहीं रहे हो। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, तब एक भी क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाओगे और फिर करोगे यार हम तो उस समय पढ़ लेते, जब जा सही रहता। कोई मतलब ही नहीं है। एक कोई शिखा चौधरी पूछ रही है, सर ओ लेवल का पेपर देना है मुझे, उसके लिए क्लास सफिशिएंट रहेगी। अरे क्या मतलब आपको ओ लेवल से? वो उसकी जानकारी बाद में देखना, ये बाद में लेना उसकी जानकारी, ओ लेवल का पेपर देना है। अरे अभी आपका जो एग्जाम है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दिल्ली पुलिस की, उसमें 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा, इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था और आपको भी पता है। निशा बोल रही है, सर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो बता रहा हूँ वो तो समझ में आ नहीं रहा, वो तो सुन नहीं रहे हो, अपनी अपनी धुन में लगे पड़ो। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? फिर अगला बंदा है ना, कोई ये बोलेगा कि सर है ना इंटरनेट नेटवर्किंग क्या होता है? हमारे एक सिलेबस में तो डाटा कम्युनिकेशन लिखा हो। सर अगला क्वेश्चन बताओ, HTTP क्या होता है? अरे कोई डाउट क्लास चल रही है? मतलब हद कर रहे हो। जितनी बातें समझा रहा हूं उसे तो समझा करो, वो तो आप समझ नहीं रहे हो। अपने ही कमेंटबाजी में लगे पड़ो, अपनी ही कमेंटबाजी कर रहे हो। क्या जरूरत पड़ रही है इतना कमेंट करने की? अब देखो एक बच्चा कह रहा है, सर पटना में मीटअप होने वाला है तो कोई टिकट लेनी होगी। अरे देख लेना, उस दिन टिकट लेनी होगी तो ठीक है, नहीं लेनी होगी तो मत लेना। वैसे कोई टिकट विकेट नहीं है, सब फ्री में, आप जाइए टीचर से मिल सकते हैं। ठीक है, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। आप कमेंटबाजी मत किया करो, पता है आप अपना ही नुकसान कर बैठोगे। मैं तो अपने केस में इतना भी आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं कि मेरी क्लास में पढ़ लो, जितना समझना है सुनना है सुन लो। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाए आपका, और वो डाउट आपके क्लास में ना पूरा हो पाए या डिस्कस ना हो पाए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लो। व्हाट्सएप नंबर क्लास के शुरुआत में दिया है मैंने, आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना। मैं कल भी कम से कम 100 लोगों के रिप्लाई करे हैं मैंने, 100 बच्चों के रिप्लाई, 100 से ज़्यादा ही थे। मैं कर देता हूँ, जैसे जैसे टाइम मिलता जाता है बच्चों के रिप्लाई कर देता हूँ। सुना करो, देखो जो बातें बता रहा हूँ वो सुनोगे नहीं ना, तो फिर क्वेश्चन पेपर में आएगा तो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। और जिन बच्चों को कंप्यूटर की थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी ना, वो आपसे 10 नंबर ज्यादा ले आएंगे और आपका सिलेक्शन रह जाएगा। आपके शरीर पर वर्दी नहीं आ पाएगी दिल्ली पुलिस की, वो बच्चे ले जाएंगे जो थोड़े मेहनत कर रहे हैं। तो बेटा ये समझ में आई बात या नहीं? और ये वैसे भी नया सब्जेक्ट है, जिन लोगों का कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं होगा ना, तो उन्हें आसानी से समझ में नहीं आता है। हिस्ट्री, GS, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वो तो समझ में आ जाएगी। ये नहीं आता है, समझा करो पहले क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो ये समझ में आया। बस एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि ATX के बारे में अगर कभी शब्द लिखा हुआ आ जाए पेपर में, तो ये ध्यान रखना, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड इसका नाम है, और ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देने वाला, बिजली की पावर सप्लाई देने वाला कनेक्टर कहलाता है। ठीक है, चलो बाकी आपको पता ही है, नोट करने की आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, वहां पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर की कंप्लीट क्लास PDF आपको मिल जाएगी, बिल्कुल एज इट इज सब कुछ लिखा मिल जाएगा उस PDF फाइल में। उसे डाउनलोड करके जैसे चाहे आप इस्तेमाल करिए, प्रिंट आउट निकलवा लेना है, चाहे तो डिजिटल फॉर्म में देखिए, आपकी मर्जी। तो केवल ध्यान से सुनते रहिए, बिल्कुल नोट मत करिए। आगे देखो, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर आगे लिखा हुआ CPU फैन, CPU फैन एंड हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट। हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट, अब ये क्या चीज होती है? देखो मैं समझाता हूं।
ये बात हम सभी लोगों को पता है कि हमारा जो कंप्यूटर है ना वो इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई से ना बहुत गर्म हो जाता है। कंप्यूटर के केस में ना ये भी कहा जाता है कि जितनी इसे इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई दी जा रही है ये उतनी ही मात्रा में गर्मी पैदा कर देता है। जैसे कोई नॉर्मल कोई मशीन है तो उसमें मान लो 100% इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई दी जा रही है तो 70% गर्मी पैदा हो, 80% गर्मी पैदा हो, ऐसा हो सकता है। बट कंप्यूटर के केस में ये कहा जाता है कि अगर 100% आप इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई दे रहे हैं तो 100% ही गर्मी पैदा हो जाती है। और इतनी गर्मी में आप कंप्यूटर को चला नहीं सकते, इसके जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो सब खराब होना शुरू हो जाएंगे अगर इतनी गर्मी को मैनेज नहीं किया गया। तो इसीलिए एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है जिसे हीट सिंक कहा जाता है। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाई थी कि हीट सिंक टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि गर्मी को एक ही जगह पर केंद्रित न होने देना। अगर कोई गर्मी पैदा हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो वो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, वो अगर फैल जाए इक्वली, तो किसी एक ही जगह को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। याद है ना आपको, मैंने पेपर कागज वाला एग्जांपल दिया था कि अगर धूप में अगर उस कागज को डाल दो, बहुत तेज धूप पड़ रही है तब भी उसमें आग नहीं लगती, बट अगर उसी धूप को किसी लेंस की मदद से आप एक ही जगह पर कागज पर सेंट्रलाइज कर देंगे तो उसमें आग लग जाती है। तो गर्मी को एक ही जगह पर सेंट्रलाइज मत होने दीजिए। तो अगर सेंट्रलाइज नहीं होने दे रहे हैं, अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो फिर हम उसे हीट सिंक टेक्नोलॉजी के नाम से बोल देंगे। ये बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है। तो हीट सिंक टेक्नोलॉजी का सिंपल सा मतलब हो गया कि गर्मी को ठंडा करने वाली तकनीक। अच्छा, हमारे कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? हमारे कंप्यूटर का दिमाग होता है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो किसी इंसानी शरीर, इंसानी बॉडी की अगर हम बात करें, इंसानी शरीर की बात करें, तो उसमें भी ये कहा जाता है ना कि दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अगर आपके ऊपर है ना वर्कलोड बहुत ज्यादा होता जाए, बहुत ज्यादा वर्कलोड होता जाए, तो आपका दिमाग गर्म हो जाएगा। मतलब वो गर्म का मतलब ये नहीं कि आप छुएंगे और टच करेंगे तो हीट लग रही होगी। गर्म होने का मतलब ये है कि आप उस वर्कलोड को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आपका जो ब्रेन है ना वो हौच पौच हो जाता है एक तरीके से। तो आप समझ नहीं पा रहे होते हैं कि मुझे क्या करना है, तो उसी को कहते हैं दिमाग बहुत गर्म हो जा रहा है। या आप एग्रेसिव मोड में आ जाएं, है ना, गुस्सा करने लगे, तो दिमाग बहुत गर्म हो जाता है। तो उसी तरीके से समझ लो कि हमारे कंप्यूटर का जो ब्रेन यानी दिमाग है ना वो भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जिसका नाम है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ठंडा रखने के लिए अलग से टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। तो इसका अलग से फैन और इसका अलग से हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट बना दिया जाता है, ताकि सीपीयू को अदर कंपोनेंट से अलग से ठंडा रखा जाए। तो बस सिंपल सा पॉइंट याद रखना है कि सीपीयू फैन और हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट का मतलब है कि सीपीयू को ठंडा रखने वाली तकनीक। समझ में आया? यानी अगर जैसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कंप्यूटर में सीपीयू को ठंडा रखने के लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है या क्या यूज करते हैं, तो बस यही क्वेश्चन आएगा पेपर में, सीपीयू फैन या हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट, या केवल हीट सिंक शब्द आ जाएगा ये वाला लिखा हुआ, इसको देख लेना। चलो आगे देखो। इसके बाद है ना एक और पॉइंट लिखा हुआ मदरबोर्ड के डायग्राम में, गौर से देखिए, जहां लिखा हुआ सीपीयू सॉकेट। ये क्या है? सीपीयू सॉकेट बेसिकली वो जगह होती है जहां पर सीपीयू को लगाया जाता है। आपको अगर याद हो कि मैंने है ना रैम के बारे में लास्ट क्लास में समझाया था आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर जहां लगी होती है उसको क्या बोलते हैं? स्लॉट। जैसे ये मान लीजिए स्लॉट है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और अगर हम इसे लगा दें और साइड से ऐसे फिक्स कर दें तो ये अपनी जगह पर लगी रहती है, रैम। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी। तो रैम को जिस जगह पर लगाया जाता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर उसे स्लॉट कहते हैं, और सीपीयू नाम की चिप को कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर जहां लगाया जाता है उसे हम सॉकेट के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही लिख सकते हैं, लिखना है तो सीपीयू को प्लेस किए जाने वाली जगह, प्लेस किए जाने वाली जगह को क्या कहते हैं? इसी को बेसिकली हम सीपीयू सॉकेट के नाम से बोल देते हैं। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, और अगला पॉइंट लिखा हुआ कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल। ये क्या चीज होती है, समझते हैं इस बात को। कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल।
कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए एक काम करता हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए ये डायग्राम को यहाँ से हटा देता हूँ, फिर आप समझिए इस बात को क्या मीनिंग है। ठीक है, देखो जी, सबसे पहली बात यहाँ पर आ रही है कनेक्टर्स। कनेक्टर का मतलब तो समझ ही गए ना, जहां पर किसी चीज को कनेक्ट किया जाएगा, है ना, जहां पर किसी ना किसी चीज को कनेक्ट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कनेक्टर बोल देते हैं। जैसे मोबाइल फोन के चार्जर का मैंने आपको बताया, फिर से देख लो, ये अगर मोबाइल फोन का चार्जर है तो इस पॉइंट को बोलते हैं यूएसबी मेल कनेक्टर, और जहां ये पॉइंट लगाया जाएगा इसको यूएसबी फीमेल कनेक्टर कहा जाता है। तो ये कनेक्टर कह दो, या PORT पोर्ट शब्द का भी इस्तेमाल किया जा सकता है यहां पर। ठीक है, तो कनेक्टर का मतलब तो समझ में आ गया, जहां पर कोई कनेक्शन बनाया जा रहा होगा। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक तरीके से समायोजन, हिंदी में कहा जाता है समायोजन, यानी जोड़ना, मिक्स करना एक तरीके से। और पेरीफेरल शब्द का मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी पूछा गया था लास्ट टाइम। अब देखो, ये पेरीफेरल शब्द का बेसिकली मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में भी इसको है ना पेरीफेरल के नाम से ही बोला जाता है। और पेरीफेरल बेसिकली हमारे कंप्यूटर में डिवाइसेस को कहते हैं, यानी कि युक्तियां। ठीक है, डिवाइसेस को हिंदी में बेसिकली युक्तियां के नाम से बोला जाता है। ठीक, अब सुनिए जरा, पेरीफेरल का बेसिकली मतलब क्या है। आपको याद है कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री साहब जो हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी साहब, इन्होंने कुछ दिनों पहले एक हाईवे का उद्घाटन किया था। दिल्ली के बाहर एक हाईवे बनाया गया है जिसका नाम है ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे। अब वहां पर ये तो चलो समझ में आ गया, ईस्टर्न शब्द यानी कि ईस्ट का मतलब पूर्व होता है ना, तो पूर्व शब्द लाने के लिए ईस्टर्न शब्द का इस्तेमाल किया गया होगा। हाईवे शब्द भी समझ में आ रहा है कि रोड के लिए हाईवे शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये पेरीफेरल शब्द उसमें क्यों जुड़ा हुआ था, ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे, ये क्या था उसमें पेरीफेरल। तो बेसिकली पेरीफेरल शब्द का मतलब होता है बाहर बाहर, ये बात दिमाग में बिठा लेना। बाहर बाहर का मतलब ये है, जैसे अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली से बाहर जाना है या दिल्ली से आगे जाना है किसी व्यक्ति को, अगर वो दिल्ली में अंदर होके जाएगा तो पता है दिल्ली में रश बहुत ज्यादा रहता है, यानी ट्रैफिक जैम की समस्या बहुत रहती है दिल्ली में, किसी भी समय चले जाओ ट्रैफिक जैम लगा ही रहता है वहां पर, है ना। तो अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली से आगे जाना है तो वो दिल्ली के ट्रैफिक जैम में ना फंसकर बाहर बाहर होकर हाईवे लेकर निकल जाए और दिल्ली से आगे जा सकता है ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे का इस्तेमाल करके। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, बाहर बाहर होकर निकल जाओ आप। समझ में आ रहे हैं, ये बात समझ में आ गई सभी को। तो इसी तरीके से समझ लो कि हमारे कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसेस बाहर से लगाई जा रही होंगी, उन सभी डिवाइसेस को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, पेरीफेरल डिवाइस के नाम से बोल देंगे। जैसे आपसे है ना क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि बताइए इनपुट डिवाइसेस को पेरीफेरल डिवाइस कहा जा सकता है, यानी कि वो डिवाइसेस जिनको हिंदी में आगत युक्तियां कहा जाता है, क्या उन डिवाइसेस को पेरीफेरल डिवाइस बोल सकता है। तो पहली बात तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड है, माउस है, इन सभी को इनपुट डिवाइस के नाम से ही बोलते हैं। तो ये है ना हमारे कंप्यूटर में बाहर से ही कनेक्ट की जाती है। भाई कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर में बाहर से ही तो कनेक्ट करते हो। ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जो कंप्यूटर शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो साइड में खड़ा हुआ डब्बे को बोल रहे हैं, सिस्टम यूनिट को। यानी अगर हमारे पास सामने कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर रखा हुआ है, एक परमानेंट टेबल पे कंप्यूटर रखा हुआ है, तो उसमें जो साइड में खड़ा हुआ डब्बा रखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम यूनिट। और उसी में हम कीबोर्ड और माउस जैसी डिवाइसेस को बाहर से ही तो कनेक्ट करते हैं। तो बाहर से कनेक्ट करने वाली जो इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइस होती हैं, तो उनको भी क्या बोलेंगे, पेरीफेरल डिवाइस। इसके बाद है ना, जितनी भी कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जिनको हिंदी में निर्गत युक्तियां कहा जाता है, निर्गत युक्तियां, उनको भी है ना पेरीफेरल डिवाइसेस के नाम से बोला जाता है। अब आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, जिनसे हमें आउटपुट मिलता है, तो वो आउटपुट डिवाइस है। बट इनको भी तो कंप्यूटर में बाहर से ही कनेक्ट करते हैं ना, तो इसलिए इनको भी क्या बोलेंगे, पेरीफेरल डिवाइस के नाम से बोलेंगे। और एक पॉइंट हमें यहां पर और लिखना पड़ेगा, दैट इज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, इन्हें कहा जाएगा बाहरी भंडारण युक्तियां। बाहरी
भंडारण युक्तियां। मतलब ये बात भी हमें पता होना चाहिए कि है ना, हमारे कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए भी स्टोरेज डिवाइसेस लगी होती हैं। जैसे आपने रैम का नाम सुना है, वो भी डाटा स्टोर करती है। आपने रोम का नाम सुना होगा, वो भी डाटा स्टोर करती है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में डाटा स्टोर करती है। पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड्स हैं, इन्हें अगर आप अपने कंप्यूटर में लगाएंगे तो ये भी डाटा को स्टोर करने वाली, डाटा को भंडार करने वाली डिवाइसेस होती हैं। बट सारी की सारी डिवाइसेस जो डाटा को स्टोर करती हैं वो हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं होती हैं, कंप्यूटर के बाहर से भी लगाई जाती है। तो जो डिवाइसेस डाटा को स्टोर करने के लिए बाहर से लगाई जा रही हैं, केवल उन्हीं को है ना, या उन्हीं एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइस के नाम से बोल दिया जाएगा। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं? तो फिर से समझ लीजिए कि कंप्यूटर में जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं जो बाहर से लगाई जा रही हैं वो पेरिफेरल डिवाइस है, जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस जो बाहर से लगाई जा रही हैं पेरिफेरल डिवाइस हैं, और जितनी भी स्टोरेज यानी भंडारण युक्तियां हैं जो बाहर से लगाई जा रही हैं कंप्यूटर में, उन सभी को पेरिफेरल डिवाइस के नाम से बोला जाएगा। यहाँ एक्सटर्नल शब्द मैंने इसलिए लिखा क्योंकि स्टोरेज डिवाइसेस दोनों तरीके से हैं, ये ध्यान रखना। इंटरनल भी होती हैं और एक्सटर्नल भी होती हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर भी डाटा को स्टोर करने वाली, भंडार करने वाली डिवाइसेस भी हैं, और कंप्यूटर के बाहर से भी लगाई जाने वाली स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। तो बाहर वाला शब्द है ना, यहां पर दिमाग में रखना है, ये ध्यान रखना। एसएससी में भी लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था पेरिफेरल डिवाइस को लेकर, तो ये एक इंपॉर्टेंट शब्द होता है। ठीक, अब देखो यहां पर क्या लिखा है, कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स, यानी कि आपके कंप्यूटर में बहुत सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर्स लगे होंगे, है ना, बहुत सारी बाहर से डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर्स लगे होंगे। तो आज की डेट में अगर आप कोई भी कंप्यूटर खरीदते हैं तो कौन कौन से कनेक्टर्स वहां पर लगे हुए आएंगे? तो बेटा देखो, सबसे पहला कनेक्टर आपको देखने को मिलेगा यूएसबी कनेक्टर। ठीक है, अब मैं केवल यूएसबी मतलब यूएसबी कनेक्टर लिख दूं पूरा, या केवल यूएसबी लिख दूं, एक ही बात है ना। तो कनेक्टर शब्द को मैं यहां से हटा देता हूं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इन सभी की फुल फॉर्म आपको पता चल जाए। एक बच्चे ने लिखा है सर क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, बताओ इनमें से कौन सी है ना पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, या बताओ इनमें से पेरिफेरल डिवाइस के लिए कौन सा कथन यानी कौन सा स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है। तो ये बात सब ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहां पर यूएसबी का फुल फॉर्म लिख लो बेटा, इसे यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से बोला जाता है। अब ऐसा हो सकता है कि यूएसबी की आपसे पेपर में फुल फॉर्म पूछ ली जाए, या फिर ये पूछ लिया जाए कि अगर हम आज की डेट में ज्यादातर डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो कौन से कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर होगा यूएसबी। आपने नोटिस किया होगा कि आज है ना, आप कीबोर्ड हो गया, माउस है, पेन ड्राइव है, या कोई भी है ना, या तो प्रिंटर कह दो या फिर कोई भी डिवाइस कह दीजिए जिसको आप है ना कंप्यूटर के साथ अटैच करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यूएसबी कनेक्टर ही देखने को मिलेगा। मैं फिर से वही केबल आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये जो मोबाइल फोन के चार्जर वाली केबल होती है, ये वाला पॉइंट जिसे आप चार्जर में लगाते हैं, इसे यूएसबी टाइप ए कनेक्टर कहते हैं, जिसमें 4 पिन होती हैं। और ये वाला पॉइंट जो आप लगाते हैं अपने मोबाइल फोन में, ये यूएसबी टाइप सी के नाम से बोला जाता है इसको। इसमें टोटल अंदर 24 पिन का कॉन्सेप्ट होता है। यानी आज की डेट में सारा का सारा हार्डवेयर, सारे के सारी चीजें, सारी की सारी डिवाइसेस अगर आप अपने कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूएसबी कनेक्टर का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आज की डेट में अगर आप मॉनिटर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो HDMI कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेटा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो सपोज दैट कि अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि बताओ HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सिंपल सा आंसर है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। बाकी HDMI कनेक्टर किस लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? तो आंसर है मॉनिटर के साथ कनेक्शन के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपको आज की डेट में कंप्यूटर के साथ एक और कनेक्टर देखने को मिलेगा जिसे ईथरनेट कहा जाता है। ईथरनेट को हिंदी में भी ईथरनेट ही बोलते हैं, और ये बेसिकली इंटरनेट वाली वायर वाला कनेक्टर होता है। यानी अगर आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट की तार लगाना चाहते हैं, तो इंटरनेट की वायर जहां पर लगाई जा रही है उसी को वहां पर
हम बोलते हैं ईथरनेट कनेक्टर। तो आप बस ऐसे लिख लो, लैन कनेक्टर के नाम से भी इसको बोला जाता है। लैन से ही समझ में आ गया होगा, इंटरनेट वाली बात चल रही है, ठीक है। लैन की भी अपनी एक फुल फॉर्म होती है, ये भी लिख लो, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टर, ठीक है। तो ईथरनेट कनेक्टर आपको मिल जाएगा। इसके बाद है ना आपको एक आज की डेट में मिल जाएगा, दैट इज 3.5 मिलीमीटर का ऑडियो जैक। ये क्या होता है भाई? आपने नोटिस किया होगा कि हमारे कंप्यूटर में है ना एक एक गोल पिन, मतलब छेद जैसी कनेक्टर दी गई होती है, जिसमें हम अपने किसी भी हेडफोन या ईयरफोन की वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको अपने कंप्यूटर से गाने सुनने हैं तो आप हेडफोन लेंगे या ईयरफोन लेंगे, उसकी एक वायर को, उसके एक पिन को है ना कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे। तो जहां पर हेडफोन या ईयरफोन की पिन कनेक्ट की जाती है कंप्यूटर में, उसे 3.5 मिलीमीटर का ऑडियो जैक के नाम से बोला जाता है। तो ये भी आपको मिल जाएगा। और एक मिल जाएगा आपको, दैट इज पावर कनेक्टर, जिससे आप अपने कंप्यूटर को पावर सप्लाई दे रहे हैं। तो मोटा मोटी बात ये समझ लो कि हमारे कंप्यूटर में आज की डेट में यूएसबी कनेक्टर्स मिल जाते हैं किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, एचडीएमआई कनेक्टर मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए, ईथरनेट कनेक्टर इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, 3.5 मिलीमीटर का ऑडियो जैक हेडफोन या ईयरफोन जैसी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, और कंप्यूटर को पावर सप्लाई देने के लिए एक पावर कनेक्टर लगा हुआ आ जाता है। समझ आ गई सभी को? एक बच्चे ने पूछा है, सर पेरिफेरल डिवाइस वाला एरिया साउथ ब्रिज होता है क्या? हाँ देखो, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। देखो, जैसे कुछ चीजें ना स्पेसिफिक टाइप की भी होती हैं, ये भी ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि साउथ ब्रिज जो मदरबोर्ड के केस में ये शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है, तो वो शब्द इसलिए बोलते हैं साउथ ब्रिज के जिस साइड में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के कनेक्शंस हो, ठीक है ना। तो जहां इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के कनेक्शन दिए गए होंगे उसको साउथ ब्रिज के नाम से बोलते हैं, ये बात दिमाग में रखना। अब बाकी पेरीफेरल शब्द का मतलब क्या है? तो पेरीफेरल शब्द का मतलब है कि इनपुट आउटपुट और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस के कनेक्टर जहां पर दिए गए होंगे वो पेरीफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं, और पेरीफेरल डिवाइसेस के कनेक्टर्स कहलाएंगे वहां पर। समझ रहे हैं नहीं? मतलब आप अपने कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो, आउटपुट डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो, या अपने कंप्यूटर में कोई स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो, तो वो जहां पर लगाए जा रहे हैं उसको हम बेसिकली मतलब पेरीफेरल कनेक्टर्स बोल सकते हैं वहां पर उसको, ठीक है। आपको इसे जोड़ना है साउथ ब्रिज से तो जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इसको साउथ ब्रिज वाले शब्द से जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, क्योंकि साउथ ब्रिज का मतलब भी वही होता है कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर जहां पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट हैं उसे साउथ ब्रिज कहते हैं। और यहाँ पर भी इनपुट आउटपुट डिवाइस शब्द आ रहा है, एक अलग से शब्द और है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। तो जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? इज दैट क्लियर? तो फाइनली है ना, देखो एक बच्चे का कमेंट आया, श्वेता का, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करवाओगे? अरे हद हो गई, बताओ। इस बैच में बालक क्या है? उद्यमी बालक है क्या है? समझ नहीं आ रहा। मतलब अभी कुछ पढ़ा लिखा है नहीं, थोड़ी बहुत भी थ्योरी है ना पढ़ी नहीं है। और है ना, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करवाओगे? अरे भैया मेरे चाचा नेहरू, एक ईशा ने लिखा है, सर कितने बच्चे लाए हुए हैं इस क्लास में? देखो मैं क्लियरली तो नहीं बता सकता, बट कम से कम मेरे सामने अब तक 1,000 से ज्यादा, इवन 1,000 1,500 मैसेज है ना अब तक निकल चुके हैं स्क्रीन से नीचे। इतने मैसेज निकल चुके हैं, मैं स्पीड से है ना कुछ ही कमेंट्स को देख पाता हूँ, इतने बच्चे लाए हुए हैं। जब मेरी लाइव क्लास में है ना 1,000 2,000 बच्चे मैं समझ रहा हूँ लाइव हैं, तो इस बैच में एडमिशन तो मैं समझ रहा हूँ कम से कम 10-20 हजार बच्चों ने एडमिशन लिया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो ये बैच फ्री में भी दिया गया है। बेटा पहले थोड़ी बहुत थ्योरी भी तो पढ़िए, थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ेंगे समझेंगे, उसी के बाद तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना। चलो पहले ये बताओ, ये बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है। तो अगर आपसे पेपर में पेरीफेरल डिवाइस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो इन तीनों नाम को ध्यान रखना, इन तीनों डिवाइसेस को पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। बाकी ये सारे के सारे कनेक्टर्स हैं हमारे कंप्यूटर में,
ठीक है, यानी इन कनेक्टर्स के थ्रू हम अपने कंप्यूटर में कनेक्ट डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई। एक बच्चे ने और पूछा था, सर लैन क्या है? विशाल जी ने पूछा है। देखो, लैन बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क को कहा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। और लैन है ना, बेसिकली एक नेटवर्क की रेंज को कहा जाता है, दायरे को कहते हैं। जैसे समझा देता हूं आपको कि अगर आपके घर में कोई इंटरनेट कनेक्शन लगता है ना, तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क ही कहा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क की अपनी एक डेफिनेशन है कि किसी कमरे में, किसी हॉल में या किसी बिल्डिंग में जो नेटवर्क बनाया जाता है उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है ना? तो अगर मान लीजिए एक हॉल के अंदर जितने भी कंप्यूटर रखे हुए हैं, उनमें अगर हम इंटरनेट कनेक्शन लगा दें तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क ही कहा जाएगा। तो उसमें बेसिकली हर एक कंप्यूटर में कहीं ना कहीं इंटरनेट को कनेक्ट करने का एक कनेक्टर लगा होगा या नहीं? बिल्कुल। तो जहां पर है ना हम इंटरनेट की वायर जोड़ते हैं कंप्यूटर में, उसे लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टर या फिर ईथरनेट कनेक्टर के नाम से भी बोल दिया जाता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और अब मैं फिर से है ना आपको मदरबोर्ड का डायग्राम दिखाता हूं और उसके आगे हार्डवेयर कंपोनेंट्स जितने भी हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है जो मैं लिखवा रहा हूं, केवल ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जो कंप्लीट क्लास पीडीएफ है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप उसे डाउनलोड करके उससे रिवीजन कर लेना। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, सीमॉस बैकअप बैटरी। तो सीमॉस बैकअप बैटरी क्या होती है ये समझते हैं अब आगे। सीमॉस बैकअप बैटरी, देखो जी, सबसे पहले तो हमें ना सीमॉस की फुल फॉर्म पता होना जरूरी है। सीमॉस की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा कि बताइए सीमॉस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी, सेमीकंडक्टर बैटरी के नाम से इसको बोला जाता है। बट ये होती क्या है इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना। और इसके रिगार्डिंग एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है। सुनिए जरा ध्यान से। देखो हमारे यहाँ ना कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक ऐसा सेल लगा होता है, गोल बैटरी जैसी लगी होती है। आप बोलेंगे सर गोल कैसी बैटरी? आपने ना ये जो रिस्ट वॉच होती है हाथ में पहनने वाली घड़ी, इस घड़ी के अंदर एक छोटा सा सेल लगा होता है ना? तो उसी सेल का एक बड़ा रूप मार्केट में मिलता है। कई बार तो मैंने ये भी नोटिस किया है कि कुछ एसी या टीवी के रिमोट कंट्रोल जो आता है ना, उनके अंदर भी वो सेल लगा हुआ है। वैसे तो पेंसिल सेल लगते हैं, बट जैसे घड़ी में सेल लगा हुआ छोटा सा, उसका एक बड़ा रूप आता है जिसको सीमॉस सेल या सीमॉस बैटरी के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है ना? तो ये सेल है ना हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगा हुआ है, या फिर ये बैटरी हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगी हुई है। आप बोलेंगे सर इस बैटरी का काम क्या है, क्यों लगाई गई है? तो इसे अभी समझेंगे। पहले मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आज तारीख कितनी है? 16 अक्टूबर। आज आप अपने कंप्यूटर को ऑन कीजिए और ऑन करने के बाद आप 2-4 घंटे काम करके बंद कर देना। और फिर आप इसे ना नेक्स्ट डे जब कंप्यूटर ऑन करेंगे तो कौन सी तारीख दिखाएगा कंप्यूटर? 16 तारीख दिखाएगा या 17 तारीख दिखाता है? तो इसका सही आंसर है 17 तारीख दिखाएगा। बट बात ये भी तो है, ये भी तो समझ में आनी चाहिए हमें कि हमने कंप्यूटर को 16 तारीख को बंद किया था और 17 तारीख को जब हमने उसे ऑन किया है, तो इस कंप्यूटर को कैसे पता चला कि आज 17 तारीख हो गई है? या चलिए 17 छोड़िए, आप है ना 3-4 दिन बाद, जैसे 16 तारीख है, इसके बाद 17, 18, 19, यानी 3 दिन बाद अगर आप इस कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो कंप्यूटर ऑन होते ही 19 तारीख दिखाएगा। तो कंप्यूटर को कैसे पता चला कि आज 19 तारीख हो चुकी है? इसको कैसे पता चल जाता है कि 3 दिन बाद ही आप इसे कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं? आप बोलेंगे सर इसमें इंटरनेट का कनेक्शन होगा, इस वजह से है ना दिखा देता होगा, वो इंटरनेट से कनेक्ट हो गए। तो आप इंटरनेट की वायर भी निकाल देना, अगर इंटरनेट की वायर या कोई कनेक्शन है उसे बंद कर देना। तो भी है ना 3 दिन बाद जब आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो 19 तारीख दिखाएगा 16 तारीख के बाद। आप बोलेंगे सर हमारे कंप्यूटर में है ना जो जो बिजली की वायर जुड़ी हुई है वहां से कुछ करंट आता होगा।
उससे शायद है ना कंप्यूटर में डेट और टाइम अपडेट हो जाती होगी। तो आप जो बिजली के तार हैं कंप्यूटर वाले वो भी निकाल देना। तो भी आप नोटिस करेंगे कि 3 दिन बाद 19 अक्टूबर ही तारीख दिखा रहा होगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई तो पावर सप्लाई हमारे कंप्यूटर को अंदर ही अंदर मिल रही होगी जिससे डेट और टाइम हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है। समझ में आ रही है बात? तो फिर हमें पता चला कि हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक सीमॉस बैटरी या सीमॉस सेल जैसा लगा होता है और ये सीमॉस बैटरी बेसिकली पावर सप्लाई दे रही होती है रीड ओनली मेमोरी को। क्या दे रही है बेटा? ये पावर सप्लाई, यानी कि कंप्यूटर के बंद हो जाने पर बिजली की पावर सप्लाई दे रही है रीड ओनली मेमोरी को। क्यों दे रही है इसको? क्योंकि रीड ओनली मेमोरी के अंदर बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम है बायोस, और इसी बायोस नाम के प्रोग्राम का एक फंक्शन है जिसे सिस्टम क्लॉक के नाम से बोलते हैं, यानी कि कंप्यूटर की घड़ी। और ये घड़ी 24 घंटे 7 दिन ऑन रहती है, 24/7 आवर्स। समझ में आया? ये 24 घंटे 7 दिन ऑन रहती है, कभी बंद ही नहीं होती घड़ी। और इसी वजह से ना आप जब भी कंप्यूटर को ऑन करेंगे तब तब आपको है ना हमेशा जो डेट है ना वो अपडेटेड ही दिखाई देगी हमेशा। जो जिस दिन आप कंप्यूटर को ऑन कर रहे होंगे उसी दिन की तारीख आपको दिखाई दे जाएगी। ये बात समझ में आ गई या नहीं? तो देखो यहाँ पर क्या बातें पता चली। सबसे पहली बात तो ये पता चल गई कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर भी एक छोटा सा सेल या बैटरी टाइप का लगा हुआ है जिसे कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सीमॉस बैटरी या सीमॉस सेल किसको पावर सप्लाई देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी को। अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है बेटा? अच्छा, रीड ओनली मेमोरी को ही पावर सप्लाई क्यों दे रही है? क्योंकि इसके अंदर एक प्रोग्राम होता है बायोस के नाम से। इसकी भी फुल फॉर्म लिख लो। इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है एग्जाम में। ठीक है, ये नोट कर लेना। इसको बेसिकली बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से बोला जाता है। और ये ध्यान रखना कि इनपुट और आउटपुट के बीच में एक फॉरवर्ड स्लैश भी लगा होता है। ठीक है, ये वाला स्लैश लगा होता है। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। और इसी बायोस नाम के प्रोग्राम का जो काम है ना वो क्या है? सिस्टम क्लॉक को चलाना, कंप्यूटर की घड़ी को चलाना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि रीड ओनली मेमोरी एक मेमोरी है जो डाटा को स्टोर करती है। क्या स्टोर करती है? दैट इज बायोस नाम के प्रोग्राम को। ठीक है, ये बायोस क्या है? किसी ना किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया प्रोग्राम। आपने C++, जावा या पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं के अगर नाम सुने हैं तो ये प्रोग्रामिंग भाषाएं कहलाती हैं, कंप्यूटर की भाषा कहलाती हैं, जिसमें एक प्रोग्राम लिखा गया है जिसका नाम है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बताइए ये बात समझ में आई या नहीं? एक बच्चे ने लिखा है सर इसकी करंट में रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्या? नहीं होती है, अभी भी लगा होता है। अगर आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड है, ऑब्वियस है मदरबोर्ड होना ही चाहिए, है ना, होगा ही। तो उस मदरबोर्ड पर सीमॉस बैटरी सेल लगा हुआ होता है और इसी वजह से हमारे कंप्यूटर में हमेशा डेट और टाइम बदल जाता है। एक बच्चे ने लिखा है सर सीमॉस चेंज भी होता है क्या? हाँ, सीमॉस चेंज तब होता है जब आपको ये लगने लगे कि जब जब मैं कंप्यूटर ऑन करता हूं तो कंप्यूटर की डेट और तारीख, डेट और टाइम गलत आता है। तब उस समय है ना आप समझ जाना कि सीमॉस सेल खराब हो गया है, अब आपको इसे चेंज करवाना पड़ेगा। तो खुद से अगर चेंज कर सकते हैं तो कर लो, नहीं तो सर्विस सेंटर पर जाके आप चेंज करवा सकते हैं। इसका एक ही सिंपल सा तरीका है चेक करने का सीमॉस सेल काम कर रहा है नहीं, यानी जब जब कंप्यूटर को ऑन करें तो डेट और टाइम हमेशा गलत दिखाई देगी, गड़बड़ दिखाई दे, तो आपको फिर सेट करनी पड़ेगी डेट और टाइम हर बार। तो मतलब सीमॉस सेल खराब हो गया है। एक बच्चे ने लिखा है सर मोबाइल फोन में भी होता है क्या? देखिए मोबाइल फोन में नहीं होता, मोबाइल फोन में जरूरत नहीं पड़ती सीमॉस बैटरी की। ऐसा इसलिए, आप है ना इस बात को ऐसे समझ लो, जैसे ना मोबाइल फोन में तो आप जब भी मोबाइल फोन को चलाओगे ना तो इसमें क्या होगा, आपको इसमें सिम डालनी पड़ेगी। और सिम डालने का मतलब ही होता है कि आप अपने मोबाइल फोन को किसी नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हो। जैसे जियो या एयरटेल की जैसे ही आप सिम डालेंगे मोबाइल फोन में तो आपका मोबाइल फोन नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा।
और जैसे नेटवर्क से कनेक्ट होगा तुरंत डेट और टाइम अपने आप ही अपडेट हो जाती है। बट सपोज दैट कि आप अपने मोबाइल फोन को किसी भी मतलब सिम डाल के नहीं चला रहे, केवल ऐसे ही ऑन करेंगे, तब आपको डेट और टाइम उसमें सेट करनी पड़ेगी। फिर आप स्विच ऑफ कर देंगे, फिर स्विच ऑन करेंगे तो फिर से डेट और टाइम सेट करनी पड़ेगी। ये दो कंडीशन ध्यान रखना, एक तो सिम नहीं लगानी और अपने फोन को किसी वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना। अगर ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अपने मोबाइल फोन को बार बार अपने मोबाइल फोन में बार बार डेट और टाइम को सेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब जनरली होता क्या है कि आज की डेट में जब भी कभी आप फोन वगैरह चलाते हैं तो उसमें सिम डाल के ही चलाओगे, है ना, या फिर जैसे ही फोन को ऑन करेंगे तो किसी वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो अपने आप ही डेट और टाइम को उठा लेता है, एग्जैक्ट डेट और टाइम उठा लेगा नेटवर्क से। बट अगर वाईफाई नहीं है और सिम भी नहीं है तो फिर आपको है ना कनेक्ट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? चलो अब आगे देखो। तो फाइनली है ना सीमॉस का कॉन्सेप्ट क्या है, बैटरी का कॉन्सेप्ट क्या है, और ये किसको पावर सप्लाई दे रही है, क्या चल रहा है, ये सारी बातें ना हमें यहां पर समझ में आ गई हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर और कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट दिए गए हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो भाई आगे मैं वंस अगेन आपको कंप्यूटर का मदरबोर्ड फिर से दिखाता हूं और आगे समझते हैं। देखो नेक्स्ट आगे लिखा हुआ पीसीआई स्लॉट और मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है देखते हैं इसको। पीसीआई स्लॉट और मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब सुनिए जरा, यहां पर पीसीआई की सबसे पहले फुल फॉर्म लिख लो। इसका मतलब है पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेपर में मान लो पूछ लिया जाए कि पीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ये होगी पीसीआई की फुल फॉर्म। ठीक है, बट पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट स्लॉट्स हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर आखिर लगे क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए लगाया जाता है इन स्लॉट्स को। अच्छा पहले एक बात और दिमाग में देखो, दिमाग में आनी चाहिए कि यहां पर भी पेरीफेरल शब्द इस्तेमाल में लाया जा रहा है, और पेरीफेरल शब्द का मतलब होता है बाहर, है ना। तो देखो जब हमें कंप्यूटर कभी भी दिया जाता है तो परफेक्ट कंप्यूटर, है ना, परफेक्ट कंप्यूटर बना के दिया जाता है, यानी पूरा का पूरा कंप्यूटर तैयार करके दिया जाएगा जब भी हमें मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि हम अपने कंप्यूटर में है ना कुछ भी अलग से ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा चीजें नहीं जोड़ सकते, जोड़ सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि एक आपको है ना अपने कंप्यूटर में बहुत हाई रेजोल्यूशन वाला गेम खेलना है, बहुत हाई क्वालिटी वाला गेम खेलना है। कैरी मिनाटी का नाम सुना है? सुना ही होगा, कैरी मिनाटी एक यूट्यूबर है और वो हाई रेजोल्यूशन वाले गेम खेलता है ना, इस लाइव स्ट्रीमिंग करके दिखाता है और लोग उसे देखते हैं, उस मजे लेते हैं और वो भी फेमस होता जा रहा है। तो जो कैरी मिनाटी हाई रेजोल्यूशन वाले जो गेम खेलता है, उसे उस तरीके के गेम को खेलने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में एक ग्राफिक्स कार्ड लगवाना होता है, या फिर पहले से लगा हुआ है। तो सपोज दैट कि अगर आपके कंप्यूटर में एक अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ नहीं आया है, तो आप क्या अलग से लगा नहीं सकते उस तरीके के गेम को खेलने के लिए? हाँ लगवा सकते हैं। तो अगर मैं बाहर से एक अलग से ग्राफिक कार्ड लाकर अपने कंप्यूटर में लगा लूं ताकि हाई रेजोल्यूशन वाले हाई क्वालिटी वाले गेम खेल पाऊं, तो उसे कहाँ लगाऊंगा? तो उन्हीं के लिए ना पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट स्लॉट्स दे दिए जाते हैं ताकि आप उसे वहां पर लगवा लें। समझ में आया? या फिर एक और एग्जांपल समझाता हूं। जैसे आप अपने कंप्यूटर को है ना बिल्कुल टीवी जैसा बनाना चाहते हैं, बिल्कुल टीवी जैसा, कि आप जैसे टीवी में रिमोट कंट्रोल से चैनल चेंज करते हो, इसी तरीके से कंप्यूटर को भी बिल्कुल वैसे ही बनाना चाहें तो बन जाएगा। बट इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में टीवी ट्यूनर कार्ड ये लगवाना पड़ेगा। तो कहाँ लगाया जाएगा वो? तो उसको पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट वाली जगह पे लगाया जाता है। तो टीवी ट्यूनर कार्ड लगवाने के बाद फिर आपका जो कंप्यूटर है बिल्कुल टीवी जैसा काम करना शुरू कर देगा। तो हमारे कंप्यूटर में ना पहले से ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि अगर हमें एक्सटर्नल यानी कि बाहरी कोई अलग से डिवाइस लगानी पड़े कभी, तो उसे भी लगाने के ऑप्शन हो, तो इसलिए पीसीआई स्लॉट दे दिए जाते हैं। बताओ समझ में आ गई बात या नहीं? तो अधिकतम कितने स्लॉट दिए जाएंगे? तो अधिकतम 5 स्लॉट दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि 5 अलग से एक्सटर्नल डिवाइसेस को आप लगा सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, चलो। और नेक्स्ट पॉइंट बचा हुआ है मदरबोर्ड के डायग्राम पर जिस पर लिखा है एजीपी स्लॉट। अब ये क्या होता है?
इसको समझते हैं और मदरबोर्ड का डायग्राम हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसे आप हटा ही देता हूँ, क्योंकि देखो मैंने सारे के सारे कंपोनेंट्स के बारे में समझा दिया। मैंने एक बार रिवाइज करा दूं आपको। मैंने नॉर्थ ब्रिज के बारे में, आईडी कनेक्टर के बारे में, डी रैम मेमोरी स्लॉट के बारे में, एटीएक्स पावर कनेक्टर के बारे में, सीपीयू फैन के बारे में, सॉकेट के बारे में, कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल के बारे में, सीमॉस बैटरी के बारे में, पीसीआई स्लॉट के बारे में बता दिया है, साउथ ब्रिज के बारे में भी बता दिया था लास्ट क्लास में। और अब केवल एक एजीपी स्लॉट बचा हुआ है, उसे और समझा देता हूं, और ये हो गया मदरबोर्ड का डायग्राम फिनिश। देखो भाई, दोबारा से हेडिंग डाल दीजिए, एजीपी स्लॉट। ठीक है जी, अब ये क्या चीज है, पहले तो यहां पर एजीपी की फुल फॉर्म याद कर लेना। अगर एजीपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो इसका सही आंसर है, इसकी फुल फॉर्म है एसेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट बोलते हैं इसको। एसेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट के नाम से इसको बोला जाता है। अब ये क्या होता है समझते हैं इस बात को। ये बात है ना, आप सभी लोगों को अब तक पता चल चुकी है कि हमारे कंप्यूटर में सारा डेटा कंप्यूटर की हार्ड डिस्क नाम की डिवाइस में स्टोर रहता है। ठीक है ना, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप जब भी बोलते हैं कि हमने अपने कंप्यूटर में फोटोग्राफ है ना डाल दी है, मूवी डाल दी हैं, गाने डाल दिए हैं, पीडीएफ फाइल सेव कर दी है, तो ये सारी की सारी फाइलें आपके कंप्यूटर में कहाँ पर सेव रहती हैं, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क नाम की डिवाइस में। ठीक है, कहने को ऐसा बोल देते हैं कि कंप्यूटर में सेव कर दी है ये फाइल मैंने, या कंप्यूटर में डाल दी है, जबकि होती वो हार्ड डिस्क नाम की डिवाइस में है। अब जब आप किसी भी फाइल को ऑन करते हैं, प्ले करते हैं या चलाना चाहते हैं, तो वो उन फाइलों का डाटा कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से पहुंचता है रैम के अंदर, जिसे हमारी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी इसको बोलते हैं। मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी रैम को क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर का जो दिमाग है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ये डाटा प्रोवाइड कराती है, इसलिए इसको मुख्य मेमोरी के नाम से बोल देते हैं। अब सीपीयू के पास जो डाटा पहुंचता है उसे इनपुट कहा जाता है, और सीपीयू के द्वारा जो काम किया जाता है उसे प्रोसेसिंग कहते हैं या प्रसंस्करण क्रिया भी कहा जाता है। और फाइनली सीपीयू के द्वारा जो जनरेट होता है उसे आउटपुट कहते हैं। ठीक है, अब ये आउटपुट एक साधारण भाषा में तो यही कह दिया जाता है कि आउटपुट आपको मॉनिटर स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। यानी आप इस बात को ऐसे समझ लो कि जब सीपीयू के पास इनपुट आएगा तो प्रोसेसिंग होने के बाद एक आउटपुट जनरेट होगा जो मॉनिटर स्क्रीन पर दिखा दिया जाता है। बट एक्चुअल में सीपीयू इतनी जल्दी जल्दी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होता है कि हम मॉनिटर स्क्रीन पर एक ही बार में सारे आउटपुट को नहीं दिखा सकते। तो जब नहीं दिखा सकते तो फिर क्या करें, तो अब हमें यहां पर एक बफर की आवश्यकता पड़ती है। ये ध्यान रखना कि कंप्यूटर के केस में एक शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है, बफर। ये शब्द बफर है ना, कई सारी जगह पर यूज किया जाएगा कंप्यूटर में। ऐसा नहीं है कि बफर या बफर मेमोरी शब्द अगर कहीं पर लिखा हुआ आ जाए तो एक फिक्स चीज की बात चल रही है। बफर शब्द का मतलब होता है एक ऐसा स्टोरेज जो टेम्पररी टाइम के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। हम यहां पर लिख सकते हैं टेम्पररी स्टोरेज। ठीक है जी, इसको हिंदी में अस्थायी भंडारण के नाम से बोल दिया जाता है। जैसे समझिए इस बात को, अगर है ना आपको किसी अनाज को रखना है, यानी गेहूं है, चावल है, दाल है, अगर आप इन्हें टेम्पररी टाइम के लिए कहीं रखना चाहते हैं, आप बोलेंगे सर टेम्पररी टाइम के लिए मतलब, मैं समझाता हूं। सपोज दैट कि आपने दाल, चावल, गेहूं की खेती की, तो एक हो गया खेत जहां पर इनकी खेती की जा रही है, मेन जगह तो वही है। और दूसरी जगह होती है हम लोगों की किचन, यानी हम लोगों के घर जहां तक ये अनाज पहुंचाया जाता है। दो ही चीजें तो हो गई, एक तो घर हो गया, मतलब एक तो खेत हो गया, और दूसरा घर हो गया जहां तक ये अनाज पहुंचेगा। बट जितने अनाज की हमें आवश्यकता होती है उससे ज्यादा तो हम अपने घर में नहीं भर सकते ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं ना एक खेत में जितना भी अनाज पैदा किया जाएगा सारा का सारा अपने घर में ले आऊं, पता चले मेरे घर की खपत ही उतनी नहीं है तो खराब हो जाएगा। इसलिए बीच में बनाया जाता है गोदाम, गोडाउन भी जिन्हें कहा जाता है। तो वहां पर बेसिकली इन अनाज को रख दिया जाता है, ताकि जैसे जैसे मार्केट की डिमांड बढ़ेगी, है ना, मार्केट में इन अनाज की डिमांड बढ़ेगी, गोदाम से निकाल के मार्केट में लाएंगे और फिर लोगों को बेच दिया जाएगा। तो जो गोदाम या गोडाउन जो होते हैं जहां पर इन सामान को रखा जाता है, वो टेम्पररी स्टोरेज ही तो है, हमेशा के लिए तो वहां पर ये अनाज नहीं रखना।
कुछ समय के लिए तो रखना है ताकि मार्केट की जब डिमांड आएगी वहां से निकाल के गोदाम में से मार्केट में बेच देंगे, मार्केट में दे देंगे। तो उसी तरीके से समझ लीजिए कि बीच में हमें टेम्पररी स्टोरेज की आवश्यकता पड़े कहीं पर भी तो उसे बफर कहा जाता है। जैसे कि अनाज के केस में गोदाम को भी बफर कह सकते हैं आप। तो यहां पर बीच में एक बफर या टेम्पररी स्टोरेज की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे और क्यों, मैं समझाता हूं। सीपीयू जब आउटपुट पैदा कर रहा होता है, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो ये इतने ज्यादा मात्रा में आउटपुट और जल्दी जल्दी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होता है कि मॉनिटर पर हम उसे एक साथ नहीं दिखा सकते। तो इसलिए हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक डिवाइस लगी होती है या चिप लगी होती है, ऐसा कह दीजिए, जिसको वीडियो कार्ड कहते हैं। और ये वीडियो कार्ड जिस जगह पर लगा हुआ है, जिस जगह पर कनेक्टेड है, उसी को है ना एजीपी स्लॉट के नाम से बोला जाता है। यानी कि एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट नाम के स्लॉट में, ऐसे समझ लो, ये एजीपी स्लॉट है और ये है वीडियो कार्ड। तो ये फाइनली वीडियो कार्ड को हमने एजीपी स्लॉट में लगा दिया ताकि ये अपनी जगह पर लगा रहे। ये बात समझ में आ गई। तो एजीपी स्लॉट बेसिकली यानी एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट नाम का जो स्लॉट है वो वीडियो कार्ड को कनेक्ट किए जाने की जगह को कहा जाता है। अब हमें इस वीडियो कार्ड से जो आउटपुट डाटा है वो हमें कहां भेजना है, मॉनिटर की स्क्रीन पर भेजना है। तो ये है हमारी मॉनिटर की स्क्रीन। तो मॉनिटर स्क्रीन पर भेजने के लिए एक विशेष प्रकार की केबल या तार का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में, जिसको वीजीए केबल के नाम से बोल देते हैं। इस वीजीए का अपना एक फुल फॉर्म भी होता है, वो यहां पर नोट कर लीजिए। वीजीए का फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे के नाम से इसको बोल दिया जाता है। तो एक तार लगाई जाती है, जिनके पास है ना डेस्कटॉप कंप्यूटर है, आपने अपने घर में अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर रखा हुआ है यानी कि टेबल पर परमानेंट रखा हुआ कंप्यूटर, तो आप देखना उस कंप्यूटर में ना सिस्टम यूनिट यानी कि साइड में खड़ा हुआ डब्बा और मॉनिटर स्क्रीन, इन दोनों के बीच में ना केबल, एक तार जुड़ी हुई होगी और वो तार बेसिकली वीजीए केबल के नाम से बोली जाती है, जिसमें दोनों साइड पर ब्लू कलर का, नीले रंग का प्लग होता है। अगर आपके घर में है तो आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं है, अगर आपके घर में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि मॉनिटर स्क्रीन तक डाटा पहुंचाने के लिए एक वीजीए केबल या तार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका कनेक्शन कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर वीडियो कार्ड से होता है। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं। फाइनली दोबारा से समझ लो। जैसे अगर मान लो आपको अपनी कोई फोटोग्राफ या अपनी कोई मूवी या कोई गाने या कोई पीडीएफ फाइल ओपन करनी है, तो उस फाइल का आइकन आपको दिखाई देता है केवल मॉनिटर स्क्रीन पर। आप उस आइकन पर जैसे ही डबल क्लिक करते हैं वो फाइल प्ले हो जाती है ना। तो उस फाइल का डाटा कहां से आता है, हार्ड डिस्क से। किसमें, मुख्य मेमोरी में। फिर मुख्य मेमोरी इनपुट की फॉर्म में डाटा को भेजती है सीपीयू के पास, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट जनरेट होता है, उसको वीडियो कार्ड में स्टोर करते हैं जो कि एजीपी स्लॉट में लगा हुआ है। फिर वीजीए केबल के थ्रू उस आउटपुट को मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाते रहते हैं और आप लोग देखते रहते हैं। बताइए बात समझ में आ गया नहीं। तो अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे संबंधित तो वो क्या हो सकता है, सबसे पहली बात पूछ सकते हैं एजीपी की फुल फॉर्म बताइए। दूसरी बात वीजीए की फुल फॉर्म बताइए। एक बात और लिख लीजिए यहां पर कि ये जो वीडियो ग्राफिक्स एरे लिखा है ना, इस एरे की जगह एडेप्टर शब्द भी हो सकता है। मैं यहां नहीं लिख रहा क्योंकि यहां जो है ना वीजीए की फुल फॉर्म है वो तो वीडियो ग्राफिक्स एरे ही होती है। बट कुछ समय पहले एक स्टेट गवर्नमेंट पेपर हुआ था, ठीक है, एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश का पेपर था, उसका मैं क्वेश्चन बता देता हूं। वहां पर है ना वीजीए की फुल फॉर्म पूछी गई पेपर में, तो उसमें वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर शब्द लिखा था और एग्जामिनेशन बोर्ड ने वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर शब्द को ही सही माना था। तो फिर एरे वाला नहीं था ऑप्शन में। तो क्या दो फुल फॉर्म होती है इसकी, नहीं, दो नहीं, एक ही फुल फॉर्म होती है। बट वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर भी होता है, ये भी ध्यान रखना। देखो जो काम है ना ये कंप्यूटर के अंदर कर रहा है यानी कि वीडियो कार्ड, ऐसा ही काम है ना एक अलग से बाहर से डिवाइस भी कर देती है, जिसको वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर कहा जाता है। सेम काम समझ में आ रहा है। मतलब कुछ डिवाइसेस ऐसी भी होती हैं कंप्यूटर के केस में जो कंप्यूटर के अंदर भी लगी हुई हैं और कंप्यूटर के बाहर से भी कनेक्ट हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये जो हार्ड डिस्क यहां पर हम लिखते हैं ना, ये कंप्यूटर के अंदर भी होती है और बाहर से भी इस्तेमाल में लाई जाती हैं, जिनको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहा जाता है। उनको आप ऐसे ही इस्तेमाल कर लो जैसे कि पेन ड्राइव को इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को आप कंप्यूटर में लगाकर यूज कर सकते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। तो इसी तरीके से समझ लो कि अगर इस काम के लिए, वीडियो कार्ड वाले काम के लिए, अगर ये कॉन्सेप्ट अंदर है कंप्यूटर के,
तब VGA की फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स एरे होगी। और इसी काम के लिए अगर आप बाहर से कनेक्ट कर रहे हैं किसी डिवाइस को तो उसमें वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर शब्द होता है VGA की फुल फॉर्म में। ठीक है, एक बात और लिख लीजिए यहां पर, फिर हम खत्म कर रहे हैं। वीडियो कार्ड के अंदर जो डाटा स्टोर हो रहा है, वैसे साधारण भाषा में तो यही कह देते हैं कि CPU के द्वारा जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो जा रहा है वीडियो कार्ड के अंदर, बट इसका भी अपना एक नाम है, दैट इज VGA डाटा। इसीलिए जो केबल या तार हमने लगाई है वीडियो कार्ड से मॉनिटर स्क्रीन की तरफ, उसको VGA केबल कहते हैं। और दूसरी बात कि यहां इस वीडियो कार्ड की अपनी खुद की एक मेमोरी कैपेसिटी भी होगी, यानी कि भंडारण क्षमता। क्या होगी? भंडारण क्षमता। यानी ये पहले से फिक्स होगा कि वीडियो कार्ड कितना डाटा स्टोर कर सकता है, 1 GB का, 2 GB का, यानी 1 गीगाबाइट का, 2 गीगाबाइट का, ये पहले से तय होता है। ठीक है ना। तो आपके एक पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बताओ कंप्यूटर का वीडियो कार्ड क्या कंसिस्ट करता है, कंप्यूटर का वीडियो कार्ड क्या कंसिस्ट करता है, क्या रखता है अपने अंदर। तो इसका सही आंसर था VGA डाटा और मेमोरी कैपेसिटी। VGA डाटा और मेमोरी कैपेसिटी। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? तो फाइनली कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड और मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर घटक होते हैं, उन सभी की जानकारी मैंने आपको प्रॉपर तरीके से दे दी है। अब नेक्स्ट और अगली क्लास में हम आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। अभी थोड़ा और बचा हुआ है इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलिए अब आपके जो भी डाउट हो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक बच्चे ने लिखा है सर HDMI बता दीजिए। HDMI बेसिकली केबल या तार को कहा जाता है। वैसे तो HDMI पोर्ट या कनेक्टर होता है। ठीक है, जैसे फिर से देख लो, जैसे मोबाइल फोन का चार्जर की केबल है, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं USB केबल। बट ये वाला पॉइंट जब हम मोबाइल फोन के चार्जर में लगाते हैं या कंप्यूटर में अगर लगाएंगे तो उसको USB कनेक्टर कहा जाता है या USB पोर्ट कह देते हैं। ठीक है ना। तो उसी तरीके से जब मॉनिटर को कनेक्ट किया जाता है या किसी डिस्प्ले को कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए केबल आती है HDMI केबल, जिसको हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस केबल कहा जाता है। और वो केबल के पोर्ट जहां लगाए जाते हैं कंप्यूटर में या डिस्प्ले में, वहां उसे HDMI पोर्ट कह देते हैं। ठीक है। एक बच्चे ने लिखा है सर कनेक्टर क्या होता है? कनेक्टर का मतलब कनेक्शन जोड़ने वाला। अरे समझाया तो अभी आपको। मोबाइल फोन के चार्जर में जहां पर आप वायर को कनेक्ट कर रहे हैं, जिस जगह कनेक्ट किया जाता है वो कनेक्टर कहलाएगा। सर CGL एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा ये बैच? हाँ बिल्कुल रहेगा, आप CGL की तैयारी यहां से कर सकते हैं। सर वाईफाई से डाटा ट्रांसफर हो सकता है? वाईफाई का मतलब क्या है? देखो, आप अगर ये सोच रहे हो कि वाईफाई मैंने कनेक्ट कर लिया है अपने कंप्यूटर में, जैसे मान लो जियो का, एयरटेल का वाईफाई लगा हुआ था और मैंने ना उस इंटरनेट कनेक्ट करके और कर लिया इंटरनेट कनेक्ट, और मैं आपको कोई डाटा भेजना चाहता हूं तो हाँ भेज सकते हैं, वो तो नॉर्मली इंटरनेट के थ्रू भेज पाएंगे। बट अगर आप वायरलेस बिना तार के और इंटरनेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो वहां पर, तो भी अगर डाटा भेजना चाहते हैं तो भी भेज सकते हैं। दोनों तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो कहीं पे भी डाटा भेजने के लिए। वायर और वायरलेस दोनों तरीके इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। ठीक है, पर डिपेंड करता है कि वो दोनों डिवाइसेस वायरलेस इनेबल्ड होनी चाहिए। मतलब एक डिवाइस वायरलेस डाटा रिसीव ही नहीं करती और आप कह रहे हैं मैं डाटा भेजूंगा, तो फिर कैसे हो जाएगा? सर कैशे मेमोरी क्या होती है? हम आगे पढ़ेंगे, मेमोरी वाले चैप्टर में कैशे मेमोरी को पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए थोड़ा सा बस इतना बता देता हूँ कि कैशे मेमोरी के रिगार्डिंग है ना, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी, तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो उसे हम कैशे मेमोरी कहते हैं। सर ये सब क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं? नहीं, इंग्लिश हिंदी दोनों में आते हैं, बट ज्यादातर जो कंप्यूटर के शब्द होते हैं ना वो अंग्रेजी में होते हैं। जैसे अगर आप ये बोलेंगे सर एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट को हिंदी में लिख दो, तो हिंदी होता ही नहीं है। आप ये बोलो कि सर VGA केबल को हिंदी में लिख दो, तो हिंदी होती नहीं है इसकी। आप अगर ये बोले बफर को हिंदी में लिख दो, तो मैंने लिखा भी है। टेम्पररी स्टोरेज को हिंदी में लिख दो, तो मैंने लिखा भी है। इससे ज्यादा हिंदी नहीं होती है। एंटीवायरस क्या होता है? मैं आपको है ना लास्ट में कंप्यूटर सिक्योरिटी वाली जो क्लास कराऊंगा
उसमें आपको वायरस एंटीवायरस सब समझ में आ जाएगा। इससे ज्यादा हिंदी नहीं होती, इससे ज्यादा हिंदी होती नहीं है। और पूछिए। कंप्यूटर की स्पीड स्लो क्यों हो जाती है? उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, एक कारण नहीं होता है ना। मान लो कंप्यूटर में कोई वायरस की वजह से स्पीड स्लो हो सकती है। आपका कंप्यूटर आज की डेट से बहुत पुराना कंप्यूटर है, उसकी वजह से भी हो सकती है। आज से मान लो 5 साल पुराना, 10 साल पुराना कंप्यूटर है और आज की डेट में आप उसे चला रहे हो तो भी स्पीड स्लो हो सकती है। बहुत सारे रीजन होता है। सर लोकल डिस्क क्या होती है? लोकल डिस्क तो है ना हार्ड डिस्क को ही कहा जा रहा होगा, या फिर क्वेश्चन को देखकर पता चलेगा क्या पूछ रहा है। वाईफाई लैन का एग्जाम्पल हो सकता है? हाँ हो सकता है। लोकल एरिया नेटवर्क में दो तरीके के कनेक्शन होते हैं, एक वायर और दूसरा वायरलेस। वायर वाले कनेक्शन को ही हम बोलते हैं ईथरनेट, और वायरलेस वाले कनेक्शन को बोलते हैं वाईफाई, या वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी बोल देता है। एक बच्चे ने लिखा है सर मुझे एक बार में क्लास समझ में नहीं आती, मैं क्या करूं? तो 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। अरे देखो भाई सीधी सी बात है, एक कहावत नहीं है, जब ओखली में सिर दिया तो मूसली से क्या डरना। यानी जब शरीर पर आपको है ना वर्दी चाहिए दिल्ली पुलिस की, तो फिर घबराते क्यों? पढ़ाई करो ना, पढ़ाई करने से ही आता है। और पढ़ाई करना एक मैगी बनाने जैसा काम होता या हलवा बनाने जैसा काम होता तो सभी ना बना लेते? बताओ। अगर मैगी बनाने जैसा ही काम होता पढ़ाई करना और ये सब चीजें दिमाग में बैठाना, तो सभी ना कर लेते हैं, है ना। मान लो 10 लाख लोगों ने या 20 लाख लोगों ने दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा है, तो 10 लाख 20 लाख दिल्ली पुलिस के कर्मचारी नहीं बन जाते? तो ऐसा थोड़ी होगा, कुछ गिने चुने 1000 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। तो उन 1000 बच्चों में आप कैसे आगे बढ़ेंगे? पढ़ाई करने से, चीजों को समझने से। आधे से ज्यादा तो फर्जी बच्चे होते हैं, ये बात ध्यान रखना, घबराना नहीं चाहिए हमको कभी। आधे से ज्यादा तो फर्जी बच्चे होते हैं जो केवल संख्या बढ़ाते हैं कि हमने इतने, मतलब इस एग्जाम के लिए इतने फॉर्म भर दिए गए। उन्हें ना तो रियल में पढ़ाई करनी खुद से, ना उन्हें किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करनी, किसी टीचर से पढ़ाई करनी, कुछ नहीं है। केवल टाइम पास करना होता है और घर वालों को दिखाना होता है कि लो जी हमने आपके कहने पर फॉर्म भर दिया है। उस वजह से है ना फॉर्म भरने की संख्या बढ़ जाती है कि दिल्ली पुलिस के लिए है ना इतने फॉर्म भरे गए हैं। आधे से ज्यादा तो फर्जी बच्चे होते हैं, ये बात ध्यान रखा करो। आपकी लड़ाई जो है, आपका जो एफर्ट है, वो ज्यादा से ज्यादा 30-40% बच्चों के साथ होता है बस। समझ में आया नहीं? है ना, आधे से ज्यादा तो फर्जी होते हैं। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाई करनी है नहीं करनी है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता हमें पेपर देना है नहीं देना, वो बस केवल फॉर्म भर देते हैं और पेपर देने चले जाते हैं। ठीक है सर, वीजीए में एरे का यूज होता है क्या? एरे का मतलब तो सिंपल ही है ना, एरे का मतलब एक सीक्वेंस होता है। एरे शब्द जो होता है ये वाला, इसका मतलब तो सिंपल भाषा में एक सीक्वेंस। कोई भी चीज अगर कहीं सीक्वेंस में रखी हुई है तो उसे एरे कह देंगे। अब जरूरी नहीं है कि डाटा स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस में बीटेक लेवल पर, उसमें जो एरे पढ़ाया जाता है वो एरे और ये एरे बिल्कुल समानता हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही मतलब नहीं होगा इसका और उस शब्द का, बट एरे शब्द को अगर किसी नॉर्मल तरीके से बोला या समझा जाए तो उसका मतलब होता है सीक्वेंस। कोई चीज सीक्वेंस में चल रही तो उसे एरे कह देते हैं बस। ठीक है, चलो जी। बाकी जाते जाते आप सभी लोगों को है ना यही बोलूंगा कि है ना देखो, कमेंट बाजी में ज्यादा ध्यान मत दिया करो, क्योंकि कमेंट ही करते रहोगे तो जो मैं चीजें समझा रहा हूँ वो समझ में नहीं आएंगी, और खुद से कंप्यूटर पढ़ने पर समझ में नहीं आता। ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ। आप किसी किताब से या पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो समझ में आता ही नहीं है ना। तो चीजें समझाने पर अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। 10 में से 10 नंबर पक्के करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा समझिए और थोड़ा गाइडेंस को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस कीजिए। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद।